So in this video lecture, we will discuss chemical method of sterilization and disinfection, and that video is linked to the previous video, which is physical method of sterilization and disinfection. तो physical methods में हमने पढ़े थे chemical radiations, heat infiltrations. तो अब ये chemical methods देखेंगे कि कौन से ऐसे chemicals हैं which are used as a sterilizing and as a disinfectant agent for the removal of microbes. तो सबसे पहले बात करें तो टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट पे सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आएंगे फिनॉल और फिनॉलिक्स, जो कि जोसेफ लिस्टर ने फर्स्ट टाइम फिनॉल्स यूज़ किया था एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. उसने एंटीसेप्टिक सर्जरी डिस्कस की थी इन द मिड्स ऑफ 1800s, और उससे पहले किसी ने भी ये नहीं यूज़ किया था. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये देखा गया कि फिनॉल्स जो हैं दे आर टॉक्सिक या दे आर इरिटेंट एक केमिकल्स. सो उनका यूज़ जो है वो लिमिट हो गया, और उसके बाद फिनॉल के डेरिवेटिव्स जो हैं वो यूज़ में ड्राइव हुए और उनका यूज़ किया गया. तो फिनॉलिक्स आर द केमिकल डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल्स, क्रिसोल्स और बिस्फिनॉल्स. ये यूज़ किए जाते हैं एंड इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, दे डिस्ट्रॉय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डी नेचर बैक्टीरियल प्रोटीन्स. और इसके एडवांटेजेस अगर बात करें तो इसके एडवांटेज ये है कि स्टेबल हैं, लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्टेंट होते हैं और रिमेन एक्टिव इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कि अगर कोई ऐसा एरिया है या कोई ऐसा फॉर एग्जांपल ह्यूमन वेस्ट है या स्पिल है, ह्यूमन बॉडी का कोई भी स्पिल है, तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं. फिनॉलिक्स जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी अपनी एक्टिविटी को लूज़ नहीं करते हैं. कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के होते हुए दे कैन नॉट शो देयर एक्टिविटी, और वो ये सब कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह को डिग्रेड नहीं कर सकते. लेकिन फिनॉलिक्स जो हैं दे रिमेन एक्टिव इन इवन इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. उसके बाद सेकंड टाइप की बात करें तो हेलोजेंस हैं. हेलोजेंस जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, दे बिलोंग टू द हेलोजेंस के ग्रुप से बिलोंग करेंगे. तो उसमें सबसे पहले आयोडीन है. आयोडीन टिंचर ऑफ आयोडीन की फॉर्म में और आयोडोफोर्स की फॉर्म में यूज़ की जाती है. टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, दैट इज़ अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड इट वाज द फर्स्ट एंटीसेप्टिक यूज्ड. कंबाइंस क्या मोड ऑफ एक्शन क्या है कि आयोडीन कंबाइंस विद अमाइनो एसिड टायरोसिन एंड डीनेचर्स द प्रोटीन. कि जो भी बैक्टीरियल प्रोटीन है उसके अंदर डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं. तो टायरोसिन के साथ ये जो टिंचर ऑफ आयोडीन है वो बाइंड करता है और प्रोटीन की डीनेचरेशन कर देता है. एज अ रिजल्ट कोई भी इंजाइमेटिक प्रोसीजर जो है वो कैरी आउट नहीं हो सकता, क्योंकि सभी इंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर और कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है तो वो इंजाइम्स की हेल्प से हो रही है. उसके बाद आयोडीन कैन आल्सो स्टेन स्किन, क्लोथ्स एंड समवट इरिटेटिंग बिकॉज इट्स ब्राउन कलर. एज यू नो कि आयोडीन जो है वो ब्राउन की कलर की होती है, तो वो स्टेन्स जो है वो छोड़ देती है. बट सम टाइम्स जो है उसकी एक इरिटेटिंग इफेक्ट भी होता है. उसके बाद आयोडोफोर्स हैं. आयोडोफोर्स दीज आर द कंपाउंड ऑफ आयोडीन्स एंड दे आर यूज्ड एज स्किन एंटीसेप्टिक्स इन सर्जरी एंड दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स. और आयोडोफोर्स के यहाँ पे दो नाम बताए हुए हैं, एसिडीन एंड बेटाडीन. उसके बाद हेलोजेंस में ही बात करें तो क्लोरीन है. क्लोरीन यूज़ की जाती है इन एडिशन टू वाटर. वाटर के साथ जब इसको मिक्स कर देते हैं तो वो हाइपो या hypochlorous acid बना लेती है, and that hypochlorous acid is effective for the removal of for the killing of microbes, and it is used to disinfect drinking water pools in sewage treatment plants. इसके बाद क्लोरीन ईजिली जो है ऑर्गेनिक मटेरियल से डिग्रेड हो जाती है. फॉर एग्जांपल आपने जिस भी चीज़ में क्लोरीन यूज़ करनी है, जिस एरिया पे आप क्लोरीन को डिसइंफेक्ट करना है, अगर उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल है तो क्लोरीन ऑर्गेनिक मटेरियल के होते हुए अपनी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो नहीं कर सकती है. उसके बाद सोडियम हाइपोक्लोराइड है. एक्टिव एजेंट ऑफ ब्लीचिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट है ये ब्लीचिंग एजेंट का. क्लोरामाइंस हैं और ये लेस इफेक्टिव हैं. अगर आप इसको एज अ जर्मिसाइड यूज़ कर रहे हैं तो क्लोरामाइंस आर लेस इफेक्टिव. फिर अल्कोहल्स आ जाते हैं. अल्कोहल्स किल्स बैक्टीरिया, फंजाई बट नॉट एंडोस्पोर्स और वायरसेस. दे एक्ट बाय डीनेचरिंग प्रोटीन्स एंड डिसरप्ट सेल मेम्ब्रेन्स. कि इनका भी वही काम है कि सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं, प्रोटीन को डीनेचर करते हैं एंड दे कैन इवेपोरेट. कोई भी रेजिडुअल अल्कोहल जो है वो स्किन पे नहीं रह जाता. अगर आप स्किन पे यूज़ कर रहे हैं या किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पे भी यूज़ कर रहे हैं तो वो इवेपोरेट हो जाता है, वो उसके ऊपर नहीं लगा नहीं रहता, उसके ऊपर परसिस्ट नहीं करता. और इसके अलावा इट इज़ यूज टू मैकेनिकली वाइप माइक्रोब्स ऑफ स्किन बिफोर इंजेक्शन ऑफ ब्लड ड्रॉइंग. और ओपन वुंड्स के लिए अल्कोहल नहीं यूज़ किया जाता एंड क्योंकि ये प्रोटीन कोगुलेट कर देता है. तो अगर ओपन वुंड्स पे करेंगे तो persons on host bodies on protein can coagulate. और यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं एथेनॉल की और आइसोप्रोपेनॉल IPA के नाम पे. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वो यूज़ करते हैं 70% फॉर डिसइंफेक्टिंग वेरियस सर्फेसेस.
और आइसोप्रोपेनॉल रबिंग अल्कोहल है और इट इज़ लेस वॉलेटाइल एज़ कम्पेयर टू सिंपल एथेनॉल। उसके बाद हैवी मेटल्स में अगर देखें तो हैवी मेटल्स में सिल्वर है, मर्करी और कॉपर हैं जो यूज़ किए जाते हैं एज एन एंटीसेप्टिक्स। सिल्वर जो है सिल्वर नाइट्रेट यूज़ होता है टू प्रोटेक्ट इन पेंट्स अगेंस्ट गोनोरल आई इन्फेक्शन। एंड मर्करी कंपाउंड्स जो हैं ये जो बर्न पेशेंट्स बर्न वुंड्स की जो क्रीम्स होती हैं उनके अंदर मर्करी कंपाउंड पाए जाते हैं। और कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर सल्फेट इज़ यूज टू किल एल्गी इन पूल्स एंड फिश टैंक्स। उसके बाद हैवी मेटल्स में और सेलेनियम और जिंक भी हैं विच हैव एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी। जैसे सेलेनियम जो है इट किल्स फंजाई एंड देयर स्पोर्स। और डेंड्रफ शैम्पूज़ में डेंड्रफ की जो शैम्पूज़ हैं उनमें भी सेलेनियम प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा जिंक जो है ये माउथ वॉशेस में एंटी फंगल एजेंट्स है। पेंट्स में यूज़ होता है, पेंट में जिंक ऐड करने से पेंट विल बिकम एंटी फंगल। फंगस जो है आराम से उस चीज़ को नहीं हो सकती जिस पे वो पेंट आप अप्लाई कर देते हो। उसके बाद माउथ वॉश में जिंक क्लोराइड होता है। उसके बाद क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड्स क्वाट्स की अगर बात करें तो ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं और दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया but they are less effective against gram-negative bacteria. They also destroy fungi and envelop viruses and amoebas. Advantages अगर इसके हम देखें तो they are strong antimicrobial. They have strong antimicrobial action and they are colorless, they are odorless, tasteless, stable हैं, non-toxic हैं. और disadvantages अगर देखें तो they form foam और ऑर्गेनिक मैटर इंटरफेयर्स विद इफेक्टिवनेस या ऑर्गेनिक मैटर की बेसिस में ये अपनी एक्टिविटी जो है ज़्यादा अच्छी तरह शो नहीं कर सकते। और डिटर्जेंट्स ये जो क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड्स हैं ये सोप्स और एनायनिक डिटर्जेंट्स की बेसिस में भी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, अपनी एक्टिविटी को एग्जिबिट नहीं कर सकते, जो अपनी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है उसको एग्जिबिट नहीं कर सकते। फिर एल्डिहाइड्स हैं, सम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हैं, ये प्रोटीन्स इनएक्टिवेट करते हैं प्रोटीन को बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट क्रॉस लिंक विद सेवरल फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड देखें तो इट इज़ एन एक्सीलेंट डिसइंफेक्टेंट एज अ फॉर्मेलिन यूज़ होता है। formalin to disinfect environment, to disinfect surroundings. Or formalin was extensively used to preserve biological specimens and inactivate viruses and bacteria in vaccines. हम सबको पता है कि preservation के लिए जो biological bodies हैं उनकी preservation के लिए use किया जाता है. It can also inactivate viruses and bacteria which are present in vaccines. और it irritates mucous membrane, strong odor है, irritating है, इस वजह से जो अगर फॉर्मेलिन से अगर आप एयर को स्टेलाइज कर रहे हो तो क्या करेंगे, प्रॉपर होने चाहिए एग्जॉस्ट एक सिस्टम होना चाहिए ताकि जो भी फ्यूमिगेशन अगर हम कर रहे हैं तो प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम होना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट में फॉर्मेलिन ना रह जाए बिकॉज इट इज़ वेरी इरिटेटिंग एंड हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर ग्लूटाल्डिहाइड्स एल्डिहाइड्स के अंडर ही फॉल करते हैं। ग्लूटाल्डिहाइड में देयर इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जो है दैट इज स्टेलाइजिंग एजेंट, इट मींस दैट इट कैन आल्सो kill spores and 2% glutaraldehyde solutions are used as a sporicidal agent in 3 to 10 hours and bactericidal, tubercidal, virucidal activity भी है side X की and it is commonly used to disinfect hospital instruments। और उसके बाद गैसियस अगर स्टेलाइजर्स देखें, ऐसे स्टेलाइजर्स जो कि गैस की फॉर्म में होते हैं उसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है एथिलीन ऑक्साइड की जिसे आप ETO भी कहते हैं। इट इज़ अ केमिकल दैट स्टेलाइजर्स इन अ चैम्बर सिमिलर टू एन ऑटोक्लेव, डीनेचर कर देता है प्रोटीन को बाय रिप्लेसिंग फंक्शनल ग्रुप विद अल्काइल ग्रुप्स के जो बैक्टीरियल प्रोटीन्स के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो अपनी एक्टिविटी जो फंक्शनल ग्रुप एक प्रॉपर एक्टिविटी शो कर रहा है उसको डीनेचर कर देगा और रिप्लेस कर देगा विद सम अदर ग्रुप, सम अदर अल्काइल ग्रुप। और फिर एथिलीन ऑक्साइड ETO, it can also kill spores but it requires the exposure of 4 to 18 hours। टॉक्सिक है, एक्सप्लोसिव है इन प्योर फॉर्म में, it has a high penetrating power and most hospitals have ethylene oxide chambers to sterile mattresses and large equipments क्योंकि ऐसी चीज़ों को आप हीट ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं किसी भी किस्म का मैट्रेसेस और जो लार्ज इक्विपमेंट्स हैं या जो लार्ज ऐसी हीट डिग्रेडेबल ट्यूब्स हैं पाइप्स हैं उनको फिर आप एथिलीन ऑक्साइड से गैसियस स्टेलाइजर से स्टेलाइज करते हैं इन अ चैम्बर विच इज़ मोर लेस सिमिलर टू ऑटोक्लेव चैम्बर। फिर पर ऑक्सीजन्स में अगर बात करें तो पर ऑक्सीजन्स में बहुत सारे ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं विच आर यूज टू किल बैक्टीरिया because they can disrupt membranes and proteins of bacteria. First one is ozone. It is used with chlorine to disinfect water, neutralize कर देता है unpleasant taste को, जो भी water का unpleasant taste या odor है उसको neutralize कर देता है and more effective agent than chlorine।
बट इट इज़ लेस स्टेबल एंड मोर एक्सपेंसिव। ड्रॉबैक्स भी हैं इसके कुछ। उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। पेरोक्सीजेंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ एन एंटीसेप्टिक जो कि वुंड डीप वुंड्स की क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको पता है कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं उनकी रिमूवल के लिए या उनकी इन्फेक्शन को भी इससे वाइप किया जाता है, मतलब क्लीन किया जाता है उन इन्फेक्शंस को, क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया कैन नॉट कन्वर्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ कैटलेज enzyme as we have discussed in our 2 previous lectures कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ कैटलेज एंजाइम, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो डाई हो जाते हैं। ओपन वोड्स पे अगर बात करें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लीस्ट यूज़ है क्योंकि ये ह्यूमन सेल की प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन भी कर सकता है। इफेक्टिव इन डिसइंफेक्शन ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट स्पोरिसाइडल है अगर हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ करें। बेंजोइल पेरोक्साइड है अपनी मेडिकेशंस में होता है प्रेजेंट है। पेरिसिटिक एसिड है मोस्ट इफेक्टिव लिक्विड स्पोरिसाइड अवेलेबल कि अगर स्पोर्स की रिमूवल भी तो करनी है तो कुछ ऐसे बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जो कि स्पोर्स को रिमूव नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनके लिए आपको ऐसा केमिकल एजेंट यूज़ करना पड़ता है विच हैज़ अ स्पोरिसाइडल एबिलिटी। तो ये पेरिसिटिक एसिड और पहले भी हम बात कर चुके हैं ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इनकी स्पोरिसाइडल एक्टिविटी है अगर ये इन प्रॉपर मेथड से इनको यूज़ किया जाए। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो कह रहा है कि हाई टेम्परेचर्स पे यूज़ करें तो इट हैज़ अ स्पोरिसाइडल एक्टिविटी। और पेरिसिटिक एसिड भी स्टिरलेंट है, इट कैन ऑल्सो रिमूव स्पोर्स एज यू कैन सी हेयर के स्पोरिसाइड है एंड इट इज़ यूज वाइडली इन डिसइंफेक्शन ऑफ फूड एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज इसका कोई भी टॉक्सिक रेजिड्यू जो है इन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर नहीं रहता। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है जो भी आप केमिकल यूज़ करते हैं वो सम हाउ उस इंस्ट्रूमेंट पे रह जाता है, उसके पार्टिकल्स उस इंस्ट्रूमेंट पे एम्बेड रह जाते हैं और जब वो इंस्ट्रूमेंट आप किसी सर्जरी में यूज़ करते हो तो फिर वो कंटेमिनेट करते हैं आपके इन्वायरमेंट को। तो पेरिसिटिक एसिड का ऐसा कोई भी टॉक्सिक रेजिडुअल नहीं है रह जाता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल द केमिकल प्रोसीजर्स। इसमें से बहुत से जो हैं वो प्रोटीन्स की इनहिबिशन कर रहे हैं और अमाइनो एसिड्स को ब्लॉक कर रहे हैं, प्रोटीन डीनेचरेशन कर रहे हैं। तो फिजिकल मेथड से ये पार्ट लिंक है। केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, if you have a question related to that in your exam you can only write chemical method if examiner asks the chemical method। अगर आपको physical method पूछ रहा है examiner तो फिर आपने सिर्फ physical method ही लिखने होंगे। Thank you so much।